सोचते तो होंगे ना कि यार पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी कि सीबीएसई के फेवरेट कौन से टॉपिक्स हैं। वेल, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी मेहनत कर ली है और ढूंढ के निकाले हैं वो क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट हुए हैं, यस, विद प्रूफ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। So guys, let's do some very important PYQs जिनकी प्रैक्टिस ना आपके एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगी। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं अपना पेपर पैटर्न इस साल का आपके आने वाले हैं 21 मार्कर क्वेश्चंस, 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 3 मार्क्स के क्वेश्चन, अराउंड 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड सिमिलरली अराउंड 1 और 2 6 मार्क्स के केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चंस, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको आज प्रैक्टिस करवा दें। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है बच्चों वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर जो बहुत आसान है और डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका वन शॉट देख लेना जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया था। ठीक है, चलो भाई, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा कि आप देख सकते हैं 2011, 2014, 2015 एंड 2020 में रिपीट हुआ है। तो यू कैन इमेजिन जो 4 बार आ चुका है एग्जाम में वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये आसान भी है। सो द क्वेश्चन सेज if there are two vectors, a vector and b vector, then find the projection of a on b. What an easy question। आपको पता है क्या करना होता है प्रोजेक्शन निकालने के लिए? तो चलिए इनमें से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि बाकी बिल्कुल सेम है। जैसा कि आप देख सकते हो, given a vector b vector, find projection of one on another, find projection of a on b, given a and b। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सो जैसा कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है दो वेक्टर्स, तो मान लीजिए उनका नाम नहीं दिया है तो आप सबसे पहले उनको नाम दे दीजिए कि लेट हमारा a वेक्टर है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप एंड हमारा b वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। दोनों का नाम दे दिया हमने। अब आप क्या करिए, प्रोजेक्शन ऑफ a on b, a वेक्टर on the b वेक्टर, क्योंकि यहां लिखा है ना on this वेक्टर इज नथिंग बट a वेक्टर एंड b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द b वेक्टर। सिंपल है ना? और डॉट प्रोडक्ट निकालने से आसान तो कुछ होता ही नहीं है ना। डॉट प्रोडक्ट यानी सिंपली i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई, k को k से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं a डॉट b। ठीक है, तो लेट इट बी हियर, इस फॉर्मूले को हम नंबर 1 लिख के ऐसे छोड़ देते हैं। सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? i, j, k एंड कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखो साइन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 इक्वल्स टू 49। और स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसको नहीं पता? वेल 7 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 49, राइट। चलिए अब निकालते हैं हम a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सो द डॉट प्रोडक्ट इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ i कैप, j कैप, k कैप। ठीक है, तो पहले तो हमने लिख लिया दोनों की वैल्यू। अब देखो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट इज सिंपली i को i से मल्टीप्लाई कर दो, सो 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 7 इंटू 6। ठीक है, देखो 1 इंटू 2, 3 इंटू माइनस 3, 7 इंटू 6 क्या आएगा? 2 minus 9 plus 7 6 are 42. How much you are getting? 2 minus 9 is minus 7. 42 minus 7 is 35. तो a dot b आ गया हमारा 35। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, a dot b आ गया 35। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं जो हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था, तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ a on b is a dot b 35 mod b 7 7 5 are 35। दिस इज योर आंसर। ठीक है, मॉड बी निकाला, ए डॉट बी निकाला, फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ गया। कितना आसान है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो क्या पता इस साल भी आ जाए। ठीक है, चलिए भाई अगला है डिटर्मिनेंट्स का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 2017 एंड 19 में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1
2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1 इज इक्वल टू a माइनस 1। तो देखो हमें क्या कोशिश करनी होती है, हमें कोशिश करनी होती है a माइनस 1 किसी तरीके से हम अपने एलिमेंट्स की जगह पे ले आए, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो ओके, सो सॉल्विंग आवर लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव इट टू इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, C1 माइनस C2, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, C1 will be C1 माइनस C3, ठीक है। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट कॉलम नहीं, कॉलम से हमें फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि 2a हो जाएगा। एक काम करते हैं, रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो रो को क्यों सब्ट्रैक्ट करें मैं बताऊंगी। लेट रो 1 बी रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 बी रो 2 माइनस रो 3। देखो अब इससे ऐसा करने से क्या होता है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a, ये रो 1 है, रो 1 का एलिमेंट माइनस रो 3 का एलिमेंट यानी माइनस 3, 2a प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ जितने एलिमेंट्स को मैं जीरो बना सकूं उतना बेटर है। जैसे ही आप जीरो बना देते हो डिटर्मिनेंट्स निकालना आसान होता है, यू नो दैट, है ना। चलो सेकंड कॉलम में भी आई एम गेटिंग 2a प्लस 1 माइनस 3, a प्लस 2 माइनस 3 एंड 1 माइनस 1। और थर्ड रो में तो हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं है तो वो एज इट इज रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या मिला आपको, आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, 2a माइनस 2 0, 2a माइनस 2, a माइनस 1 0, 3 3 1। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि इस डिटर्मिनेंट से हम a माइनस 1 एलिमेंट से कॉमन निकाल सके। और एलिमेंट से आप कॉमन तभी निकाल सकते हो जब एक कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट कॉलम में आपको वो टर्म कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्या हम इसको a माइनस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। सो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 को क्या मैं लिख सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3, है ना। 2a इज नथिंग बट 3a माइनस a, ठीक है। अब इसमें से मैंने a कॉमन ले लिया फर्स्ट टू टर्म में तो बचा a प्लस 3, और यहां से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया तो बचा a प्लस 3। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू a प्लस 1, ओ a माइनस 1, है ना, a प्लस 3 एंड a माइनस 1 के फॉर्म में ले आया। अब आते हैं हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में वंस अगेन, तो हमारा पहला टर्म हो गया a प्लस 3 इंटू a माइनस 1, सेकेंड था हमारा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1, 2 कॉमन ले लिया 0, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1, 0 एंड 3 3 1। अब आप a माइनस 1 को कॉमन निकालो, तो इस रो से हमें a माइनस 1 मिल गया, इस रो से हमें a माइनस 1 मिल गया। सो दिस इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो a माइनस 1 हमें मिल गए। अब बचा क्या वो लिख दो, तो बचा a प्लस 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 0 यहाँ पे, a माइनस 1 तो कॉमन आ गया। सो वी हैव 2 हियर, 1 हियर, 0 हियर, 3 हियर, 3 हियर, 1 हियर। अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान है कॉलम नंबर 3 को एक्सपैंड करना। क्यों, क्योंकि कॉलम नंबर 3 में दो एलिमेंट्स तो ऑलरेडी 0 है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको A33 को एक्सपैंड करना पड़ेगा, है ना। काम आसान हो गया हमारा, इसलिए हमने 0 बनाने की कोशिश की थी। तो फिर हम सबसे पहले कॉलम 3 के थ्रू एक्सपैंड करेंगे, तो वी गेट a माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू, एक्सपैंड करिए क्या होगा, इफ यू ऑब्जर्व हियर वी गेट, अगर आप A33 को एक्सपैंड कर रहे हो तो थर्ड कॉलम थर्ड रो को गायब कर दो, बचा क्या, this into this, so you get 1 into a plus 3 into 1 minus 2 into 2, है ना। so you get a minus 1 का whole square into a plus 3 minus 4, ठीक है। so this is a minus 1 का whole square into a minus 1 which is nothing but a minus 1 का whole cube। और ये क्या है, ये है हमारा right hand side, hence proved।
आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमेशा आपको डिटर्मिनेंट्स में कोशिश क्या करनी है कि आप मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो बना सको, ताकि उस रो और उस कॉलम से एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाए। प्लस ऑब्वियसली अगर हमें राइट हैंड साइड में a-1 दे दिया है तो हमारा दिमाग यही चलना चाहिए कि हमें a-1 कहां से मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप एक फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करते ना अपने डिटर्मिनेंट को, तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ जाता कि देखो 2a+1 -3 करने से a-1 मिलता है ना, a+2 -3 करने से a-1 मिल रहा है, तो उसी डायरेक्शन में फिर आप अप्रोच करोगे। तो इट्स लाइक थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लॉजिक लगाना पड़ता है लुकिंग एट योर राइट हैंड साइड ऑल्सो। ऑलराइट, चलिए भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी से मैं हर बार कहती हूँ आपको कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है, लिख के ले लो, बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस बेस थ्योरम में एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ता है ना। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, 2 बार रिपीट हुआ है, प्लस ऐसे सिमिलर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आरडी, आरएस एंड एक्स्ट्रा बुक्स में मिल जाएंगे, सो डेफिनेटली आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एंड ऑफ कोर्स आइडिया मिल जाएगा तो इससे सिमिलर क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना। चलो भाई, रीड द क्वेश्चन। अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैज लॉस्ट 1 कार्ड, from the remaining card 3 cards are drawn at random without replacement and are found to be all spade. Find the probability of lost card being a spade. ठीक है, अगला है 52 कार्ड्स में से एक कार्ड गुम गया है, उसके बाद हमने 2 कार्ड्स निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक निकाला रख दिया, दूसरा निकाला रख दिया, वापस नहीं डाला डेक में, ठीक है। एंड दे आर बोथ फाउंड टू बी एसेस, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज एन एस। अब ये देख के ही पता चल रहा है हमें कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमसे ये पूछता कि आपने जो कार्ड निकाला है उसके एस आने के कितने चांसेस है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, पर उसका उल्टा पूछा है, उसने ये बोल दिया कि भैया कार्ड निकाला है वो एस है, ये तो हमें पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, ये बताओ जो घुमा था वो एस है कि नहीं है। तो बेसिकली बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपके इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके नाम देना जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इमेजिन करो कि कौन सी 2 सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सी 2 सिचुएशन से आपकी कहानी बदल सकती है। पहला सिचुएशन कि एस जो है वो ही घुमा था, दूसरा जो है, दूसरी सिचुएशन यही हो सकती है कि एस नहीं घुमा था, कोई और कार्ड घुमा था, है ना, तभी तो कहानी बदलेगी। ये 2 ही सिचुएशन में आपकी कहानी बदल सकती है। तो लेट अस नेम देम एज, लेट A1 बी द इवेंट दैट एस was lost, ठीक है। तो अगर एस कार्ड गुम गया तो उसके गुमने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ऑब्वियसली जब हमारे पास टोटल होते हैं 4 एस, ए 4 होते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन एस विल बी ए नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन एस विल बी, कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं आपके 52 कार्ड्स में, है ना। So it is nothing but 1/13. 4/52 is 1/13. Now similarly, let A2 be the event where ace was not lost, यानी some other card is lost. So A2 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, यानी एस को छोड़कर बाकी कोई कार्ड गुम जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, है ना, लॉस्ट और नॉट लॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, 1 माइनस 1/13, सो दिस इज नथिंग बट 12/13, है ना, 13 माइनस 1 12/13। क्लियर है सबको। सो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लॉस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट लॉस्ट। अब हम अज्यूम करते हैं कि लेट एक्स बी इवेंट ऑफ पिकिंग आउट 2 एस विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 2 एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी व्हेन एस वाज लॉस्ट, जब एस का कार्ड गुमा था तो एस को निकालने के चांसेस क्या होंगे, आप खुद सोचो। टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, जिसमें से 4 होते हैं एस के कार्ड, ठीक है। 52 में से एक गुम गया, यानी 51 कार्ड बचे, और एस में से एक एस गुम गया, तो टोटल 3 एस के कार्ड बचे। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं 2 एस निकालने की प्रोबेबिलिटी जब एक एस गुम चुका है, क्या होगा, सिंपल 3 आउट ऑफ 51, इतने ही एस बचे हैं, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा एस निकालने का क्या होगा, 2 आउट ऑफ 50, क्योंकि एक कार्ड गुम गया, दूसरा एस निकाल के बाहर रख दिया,
फिर जब तीसरा निकाल रहे हैं तो अब यहाँ जो हमारा पूरा सेट है उसमें तो 2 ही एस बचे ना, क्योंकि 4 में से एक घूम गया, एक बाहर निकाल दिया, तो बचे कितने, 2 बचे, 2 आउट ऑफ 50। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन A1। सिमिलरली अगेन 2 एस निकालने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एस नहीं घुमा था, कुछ और घुमा था, ठीक है, तो क्या होगा, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। एस नहीं घुमा था तो हमारी कहानी यहाँ पे हो गई कि 52 से तो 51 कार्ड हो गए, क्योंकि एक कार्ड गुम गया, लेकिन 4 एस जो है वो 4 ही रहेंगे, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं, A2 इवेंट ये बोल रहा है कि एस नहीं घुमा था, किंग क्वीन 10 9 कुछ और घुमा था, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 एस है हमारे पास आउट ऑफ 51, और सेकेंड टाइम में अब 4 में से एक तो बाहर निकाल के रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, तो बचे कितने, 3 एस बचे आउट ऑफ 50, तो ये हो गया x गिवन E2। अब आपको फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइनली पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड was an ace। तो एस के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गिवन दैट उसके बाद आपने 2 एस निकाले हैं, बेस थ्योरम का बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन x विल बी, ठीक उल्टा होता है प्रोबेबिलिटी में, है ना, A1 गिवन x निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन A1 निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 से और डिवाइड कर दो टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन A1 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन A2 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, जितने इवेंट्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो x गिवन A1 कितना था, x गिवन A1 है 3 आउट ऑफ 51 2 आउट ऑफ 50, सो 3 आउट ऑफ 51 2 आउट ऑफ 50 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितनी थी, 1 आउट ऑफ 13, सो 1 आउट ऑफ 13 होल डिवाइडेड बाय 3 आउट ऑफ 51 इनटू 2 आउट ऑफ 50 इनटू 1 आउट ऑफ 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन A2, ये वाली प्रोबेबिलिटी 4 इंटू 3 4 अपॉन 51 इंटू 3 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 13, 12 बाय 13 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ये आ गया आपका आंसर। अब ऑब्वियसली एग्जाम में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट आप एग्जाम में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो डिनोमिनेटर इज कॉमन एवरीवेयर, तो आपका आंसर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सो दिस विल बी नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 12, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर कॉमन है, 51 50 13 51 50 13, तो वो कैंसिल हो गया। तो बस आपको इतना सा सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हो आप, आई नो कर सकते हो आप, कर लेना, ठीक है, आलस मत करना। चलो भाई, अगला सवाल रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर से जो रिपीट होता है, एंड ऑब्वियसली ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी बताया था कि या तो आपसे पूछे जाएगा कि प्रूफ करिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, या तो प्रूफ करिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए भी वही प्रूफ करना होता है कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सो see two similar type of questions, let A be a set of 1 to 9, R be the relation of A cross A defined by A comma B related to C comma D such that A plus D is equal to B plus C for all A, B and C, D belonging to A cross A. Prove that relation is an equivalence relation and also obtain the equivalence class for 2 comma 5. Okay, let n be the event of natural number, R be the relation of n cross n where A, B, R, C, D is defined as A, D is equal to B, C for A, B, C, D belonging to n, show that R is an equivalence relation. 2 बार रिपीट हुआ है, 2014 में 2020 में, डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको देखो प्रूफ करना तो बहुत आसान है, मैं जानती हूँ, बस लिखने का तरीका समझ लो, है ना, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशंस एंड फंक्शंस के चैप्टर में। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्योंकि हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि दिस आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव, राइट, लेट्स प्रूव इट। सो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। सो लेट A comma B is related to C comma D for all A comma B and C comma D belonging to A cross A, ठीक है। सो अगर ये आपस में रिलेटेड है तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना होता है, रिफ्लेक्सिव क्या प्रूफ करना होता है आपको कि A is
इक्वल टू ए इज रिलेटेड टू ए, सेम टर्म इज रिलेटेड टू सेम टर्म। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सी और डी नहीं लोगे, आप ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी लोगे, क्योंकि हमारा रिलेशन ए क्रॉस ए में डिफाइंड है ना। तो बेसिकली लेट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। समझ में आ रहा है, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट, यही बोला है क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं हम। तो सिंस ये रिलेटेड है, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सो देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सो बी प्लस ए। अब देखो क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होते हैं, हाँ वही सेम होते हैं। सो दिस इज ट्रू, a plus b is equal to b plus a is possible, is true, therefore R is reflexive। reflexive का मतलब समझ में आया कि वो अगर आप सेम टर्म ले रहे हो अपने सेट में और आप उसको रिलेट कर पा रहे हो सेम टर्म से, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमिलरली हम सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, सो लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, टू एलिमेंट्स वेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग टू ए क्रॉस ए, belongs to A cross A, then हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं सिमेट्रिक है, ऑब्जर्व सिमेट्रिक, ऊपर लिख देती हूँ मैं। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको बताना होता है कि चलो मैं ए भी नहीं लेती हूँ वरना आप कंफ्यूज जाओगे। सिमेट्रिक बेसिकली बोलता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी। सिमेट्री मतलब पोजीशन की स्वैपिंग होनी चाहिए बेसिकली। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो क्योंकि ये रिलेटेड है तो वी नो दैट a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना। और हमें क्या प्रूफ करना है, ये है हमारा a प्लस डी, ये है हमारा b प्लस सी। दिस इज इक्वल टू a b प्लस सी प्लस a प्लस डी। तो isn't that obvious कि अगर आपका a प्लस डी b प्लस सी के इक्वल है, ठीक है, तो देन दिस ऑब्वियसली इंप्लाइज दैट b प्लस सी विल बी इक्वल टू a प्लस डी। मतलब आप खुद सोचो कि अगर आप बोल रहे हो कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, नहीं ये एग्जांपल गलत हो जाएगा, 4 टर्म्स वाला ही एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके लिए। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2। अरे बात तो वही है, क्योंकि आंसर तो दोनों साइड 3 आने वाला है। तो सिंस a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी डेफिनेटली इंप्लाइज दैट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी। तो इसका मतलब अगर a b रिलेटेड टू c d है तो इट इंप्लाइज दैट c d इज ऑल्सो रिलेटेड टू a b। तो दिस इंप्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक, है ना, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव किसको किसको याद है, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स है सच दैट अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से और सी डी रिलेटेड है ई एफ से, तो ए बी भी रिलेटेड होगा ई एफ से। ये होता है ट्रांजिटिव का प्रूफ कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होगा, तभी हम उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो बेसिकली टू प्रूव दिस दैट इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस टेक 2 टर्म्स ए बी एंड सी डी एंड ई एफ, 3 टर्म्स बेसिकली। ठीक है, तो टू प्रूव दैट दे आर ट्रांजिटिव, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी and CD is related to EF। of course हम start तो 3 एलिमेंट से करेंगे। for all ABCD belonging to A cross A, ये भी साइड में लिख देना आप, ठीक है। तो AB is related to CD and CD is related to F। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि A plus D is equal to B plus C, है ना, and C plus F will be equal to D plus E। ठीक है भाई, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ एड 1 and 2, what do you get, you get a plus d plus c plus f is equal to b plus c plus d plus e। अब देखो d d कैंसिल, c c कैंसिल, मुझे मिल गया a plus f is equal to b plus e। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ऑब्जर्व करो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये फर्स्ट टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो दिस इंप्लाइज दैट
A comma B, first term comma second term is related to third term comma fourth term, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये देखो प्रूफ कर दिया, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, है ना, यही प्रूफ करना था ना, दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। खत्म कहानी? नहीं, अभी एक कहानी और बची है। इस क्वेश्चन में लास्ट स्टेटमेंट बोल दिया था ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना, दिस इंप्लाइज दैट R is an equivalence relation, ये लिख दिया आपने सबसे पहले, है ना। उसके बाद आप लिखोगे to obtain equivalence of 2,5 let again A, B is related to 2,5, then it implies that A plus 5 is equal to B plus 2, so basically A, B plus C नहीं, B plus 2, so basically 5 minus 2 करेंगे तो आ जाएगा 3, तो A plus 3 is equal to B। तो अब आपको A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है ना, अब B की वैल्यू पता है मतलब कि A सेट पता है और A क्रॉस A आपको निकालना है, तो A क्रॉस A क्या होगा, इट इज बेसिकली 1 2 से लेकर 9 तक क्रॉस 1 2 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पे आप इनपुट डाल दो, इनपुट आप कैसे डालोगे, A की वैल्यू आप डालोगे 1, तो B की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो व्हेन A is 1, B is 4, A is 2, B is 5, A is 3, B is 6, A is 4, B is 7, A is 5, B is 8, A is 6, B is 9। अब यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे, स्टॉप क्यों कर जाएंगे, क्योंकि 9 हमारी लिमिट है, 9 के आगे कोई भी एलिमेंट हम नहीं ले सकते हैं। तो we have obtained the class of 2,5. What is the class of 2,5? Therefore, the equivalence class of 2,5 is 1,4, 3,6, 4,7, 5,8 and 6,9। ठीक है, everybody clear? That for which value of A you are getting what value of B, है ना। तो ये हो गई हमारी 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास। ऑल राइट गाइस, ठीक है, अब आते हैं हम अपने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जब मैंने ये चैप्टर का वन शॉट कराया था तब भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले इंटरवल्स वाले क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये तो सिर्फ 2 साल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, कई सालों में ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं, अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सो दे आर सुपर इंपॉर्टेंट एंड सुपर इजी। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। फाइंड द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमेशा। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सीबीएसई 2018 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको निकालना है कि fx कौन से लिमिट्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, f dash x। तो if fx is minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1, then f dash of x will be x cube का डिफरेंशिएशन 3x square, है ना। So minus 2 into 3x square minus 9 into 2x, x का पावर 1 यानी x minus 12. So this is equal to minus 6x square minus 18x minus 12. Now this is equal to minus 6 कॉमन निकाल लिया, x square plus 3x plus 6 2 is 12. अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। So minus 6 into can I write it as, so यहाँ ऊपर मैं सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ, x square plus 3x plus 2 is nothing but x square plus 2x plus x plus 2, है ना। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, so x कॉमन लिया, x plus 2, 1 कॉमन लिया, x plus 2, so this is equal to x plus 1 into x plus 2, है ना। तो दिस इज इक्वल टू x plus 1 into x plus 2। आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको रफ वर्क में करके फेयर वर्क में लिख सकते हो, चाहो तो फेयर में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो वैल्यू निकाल लिया f डैश ऑफ x का, ठीक है।
चलो भाई इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दो। अब सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जहां पर f डैश x 0 होता है। दिस इंप्लाइज दैट -6 into x plus 1 into x plus 2 is 0. -6 into x plus 1 into x plus 2 is equal to 0. This implies that x is equal to -1 और x is equal to -2. ये हो गए हमारे critical points. So now let's find our intervals. Therefore our intervals are, हमारे intervals क्या क्या हो गए? नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पे आता है -2, यहाँ पे आता है -1, यहाँ आता है -∞, यहाँ आती है +∞। तो हमारे इंटरवल्स क्या क्या हो गए? -∞ to -2 यूनियन -2 to -1 एंड -1 to ∞। 3 इंटरवल मिले हमें, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो कौन बताएगा? तो उसके लिए चेक करते हैं। तो हमारे इंटरवल्स क्या क्या है बच्चों? हमारे इंटरवल्स हैं -∞ से -2, -2 से -1, -1 से ∞। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं x लेस देन -2, दिस इज बेसिकली x लेस देन -1 ग्रेटर देन -2 एंड दिस इज बेसिकली x ग्रेटर देन -1। तो चेक करें, सबसे पहले तो -∞ to -2 यानी कि x लेस देन -2। एग्जाम्पल लेके चेक करें, f डैश x कितना है हमारा? -6 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, यही है ना? f डैश x की वैल्यू -6 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब लेस देन -2 कौन होता है? तो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया -3। -3 छोटा होता है ना -2 से, तो पुट करो -6 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 2, क्या आएगा? -6 इंटू -2 इंटू -1। So our answer is basically -12. -12 is less than 0. So f dash x is less than 0. Function fx is strictly decreasing. Okay. चल सिमिलरली अगर हम बाकी दो लिमिट्स देखेंगे, एक हो गई हमारी -2 से -1। अब -2 और -1 के बीच में कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक x इज इक्वल टू -1.5। तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 इंटू -1.5 प्लस 1 इंटू -1.5 प्लस 2। So this is -6 into -0.5 into +0.5. So this is what? Minus into minus plus positive answer आ रहा है. So that means f dash of x is greater than 0. This implies that fx is strictly increasing, है ना? और similarly आप prove कर सकते हैं for -1 to infinity. For example, -1 से बड़ी वैल्यू x is equal to 0. तो f dash x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 into 0 plus 1, 1, 0 plus 2, 2. is basically -12. -12 क्या है? less than 0. तो इसका मतलब f dash of x is less than 0. So again this is strictly decreasing function. So therefore जो हमारा function fx है, it is strictly increasing between the interval -2 to -1. ठीक है? And it is strictly decreasing between the interval -∞ to -2 union -∞ to infinity. ठीक है? तो जहां पे आपका f dash x लेस देन 0 आए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f dash x ग्रेटर देन 0 आए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा LPP के ऊपर, लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर. मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड सॉल्व द अबव LPP ग्राफिकली. Find graphically the maximum value of z is equal to 2x plus 5y subject to the following constraints. Both are similar type of questions. So सबसे पहले तो हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम हर फंक्शन की मदद से, हर इनइक्वालिटी के हेल्प से अपने क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं, बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं हम अपने पूरे ग्राफ के. ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. क्यों, कैसे? लेट मी टेल यू. तो सबसे पहले तो हमें मैक्सिमाइज करना है अपने फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस 2y के लिए,
है ना। तो सबसे पहले तो हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो हमारी सबसे पहले इनइक्वालिटी है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब एक बात बताओ, इसके लिए जब हमारा, ठीक है, जब हमारा x होगा 0 तो y की वैल्यू क्या होगी 50, है ना, y बाय 100 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली जब हमारा y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू होगी 100, है ना। नाउ फॉर 0,50 z की वैल्यू क्या होगी, साथ साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। z इज x प्लस 2y, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी बताओ। 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50 100 एंड 100 प्लस 0 इंटू 50 100, ठीक है जी। अगला सेकेंड है हमारा 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। लेट्स पुट इट ओवर हियर अगेन, इसका हम एक टैब्यूलर फॉर्म बना लेते हैं बढ़िया सा। सो वी गेट हियर x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z इज इक्वल टू x प्लस 2y। So here we have, let's take any value. So for example यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि x हमारा 0 है तो y भी 0 आएगा, और अगर हमारा y 0 है तो x 0 आएगा। तो चलो ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा, एंड इस पॉइंट पे z की वैल्यू भी 0 ही आएगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो टेक एनी वैल्यू इफ सपोज योर y is 10, so we get x as 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया, और इस पॉइंट पे z की वैल्यू क्या हो गई, हमारी वैल्यू हो गई 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 20, यानी 25 हो गया, ठीक है। थर्ड इनइक्वालिटी के लिए चेक करते हैं, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। लेट्स चेक हियर एज वेल, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ठीक है। तो जब x 0 होगा तो y 200 होगा, और z कितना हो जाएगा, व्हाट इज z फर्स्ट ऑफ ऑल, सो z इज, फंक्शन लिख लो यहाँ पर, इनइक्वालिटी लिख लो x प्लस 2y, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100, यानी z विल बी 400, है ना। उसके अलावा जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 100, और इस पॉइंट पे z की वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है जी। और बस ये तीन है, बाकी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज जस्ट 0,0। अब यहाँ से हमें अपने कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या मिले, देखो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू सर्च करो ना तो 0,50 एंड 100,0 पे z की वैल्यू 100 आ रही थी। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे हमने निकाला था 0,200 पे हमारे z की वैल्यू 400 आ रही थी, तो 400 से बड़ी वैल्यू तो हमें कहीं नहीं मिली, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, 400 पे ऑब्टेन हो रहा है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, 0,50 पे हमें 100 मिल रहा था, एंड 20,40 पे हमें 100 मिल रहा है, 20 एंड 40 पे भी 100 मिल रहा है, यस। सिमिलरली यू विल ऑल्सो गेट इट इक्वल टू 100 एट 0,50 एंड 100,0। सो हमारी मैक्सिमाइज करना था हमें, तो मैक्सिमम पॉइंट हमें मिल गया कि 0,200 पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। और ये आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि देयर इज ओनली वन कॉर्नर पॉइंट जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ रही है फॉर आवर फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस 2y, ठीक है। चलो भाई आगे आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको यही पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पूछेगा, होमोजेनियस मेथड पूछेगा, या फिर लीनियर इक्वेशन मेथड पूछेगा, पर जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछेगा, और कुछ नहीं आने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, आएगा भी तो डिग्री और ऑर्डर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए 2019 और 2020 में रिपीट हुआ है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ये तो मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो सचमुच में एग्जैक्टली रिपीट हुआ है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। बट इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले तो क्या ये होमोजेनियस है, क्या ये लीनियर है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, कैसे पता चलता है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो हमारा फंक्शन है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस x tan ऑफ y बाय x।
सो यहाँ पे x को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं ना, x को राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो हमें मिल रहा है dy by dx is y by x minus x by x tan of y by x, और ये आ गया homogeneous function. If y dash is a function of y by x then it is a homogeneous function. और homogeneous function में हम क्या करते हैं, let y is equal to xt, so dy by dx is equal to t plus x dt by dx. प्रोडक्ट रूल, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगता है, याद है ना, ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 2, वैल्यू पुट कर दीजिए. सो dy by dx बन जाएगा t plus x dt by dx, इट इज इक्वल टू y by x यानी कि t माइनस x by x 1 हो गया यानी कि tan t हो गया, है ना, that's it. अब चलो t को एक साइड, x को एक साइड, यही तो करना होता है, हमें वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई करना होता है होमोजेनियस फंक्शन में. अब देखो सबसे पहले तो t कैंसिल हो गया, अब dt को इधर ले आओ, सो dt अपॉन tan t इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x dx. सिंपल, इंटीग्रेट दिस साइड, इंटीग्रेट दिस साइड. अब 1 अपॉन tan t क्या होता है, इट इज नथिंग बट cot t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ minus of 1 upon x dx. Let's integrate this. What do we get? So हमें मिला cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of sin t, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ एफ एक्स. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे cos t अपॉन sin t हो जाएगा log ऑफ sin t. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log x प्लस कांस्टेंट. कांस्टेंट को कभी नहीं भूलना, जनरल सोल्यूशन पहले निकाला जाता है और उसमें कांस्टेंट जरूर आता है. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ sin t इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन x. क्यों, क्योंकि माइनस x है तो a माइनस b क्या होता है, a डिवाइडेड बाई b, तो c बाई x हो गया. अब यहाँ से हम इक्वेट करेंगे तो क्या मिल गया हमें, sin t इज इक्वल टू c अपॉन x. अब t नहीं रहेगा, t में हम वापस पुट कर देंगे y बाय x, है ना. सो sin y बाय x इज इक्वल टू c बाय x. ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन. अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो हमारा इक्वेशन है sin ऑफ y बाय x इज इक्वल टू c बाय x. x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है पाई बाय 4, तो sin ऑफ पाई बाय 4 अपॉन 1 इज पाई बाय 4 इज इक्वल टू c अपॉन 1. sin पाई बाय 4 क्या होता है, sin पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, सो दैट मीन्स c इज नथिंग बट 1 बाय रूट 2. तो c की वैल्यू मिल गई, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी तो मिल गया. दिस इंप्लाइज दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन is nothing but sin of y by x is equal to 1 upon root 2x. This is my answer. कोई सी नहीं आएगा क्योंकि अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल दिया हमने, जनरल सोल्यूशन नहीं रहा वो. ठीक है, ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर, जिसके आने के चांसेस शायद 100% होते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये इतना लेंदी होता है तो बोर्ड एग्जाम का ना दिल जो है वो इस पे आ जाता है कि हाँ 4 मार्क्स और 5 मार्क्स चले तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा ना जिसमें थोड़ा बच्चों को टाइम लगे सॉल्व करने में. तो देखो 2019 2020 में रिपीट हो चुका है, बट आई विल से कि डेफिनेटली इसके चांसेस दोबारा रिपीट होने के, कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है, उसका इनवर्स निकालने बोल रहा है और इनवर्स के मदद से उसका सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है. ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे. ठीक है, चलिए भाई प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की. सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं. तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो सबसे पहले आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर निकलेगा ए इनवर्स. इसके बाद बेसिकली हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड का. देखो, लेट अस सपोज दैट दिस इज ए, है ना, एंड 8 5 and 7 आर बी. सो बेसिकली हियर a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, यानी a इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी 8 5 7. तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू आएगी a इनवर्स ऑफ b. इसीलिए हमें a इनवर्स निकालना पड़ता है. बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ कि a इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि a इनवर्स इंटू b करेंगे तभी x मिलेगा. तो सबसे पहले तो a इनवर्स निकालना है. a इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं,
ऑब्जर्व करिए। तो अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट है 1, ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या होता है, C11 होता है। जो हमारा एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को हटा दो और बाकी बचे हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। तो बेसिकली इट इज 1 into 1 minus 2 into 1. So 1 minus 2 is equal to -1. C12 will be what? चलो एक रो का मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, बाकी रो का मैं डायरेक्ट करूंगी, ठीक है। C12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 2 माइनस 5 2 10, बट इसका माइनस क्यों, क्योंकि इसका सम ऑड है, इसका सम इवन है। तो इवन है तो पॉजिटिव होता है, ऑड है तो नेगेटिव होता है, याद रखना, ठीक है। तो 2 minus 10 इज -8, -8 का माइनस +8 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 minus 2, हाँ ठीक है। C13 इवन है तो पॉजिटिव होगा, 1 3 कैसे निकालेंगे, देखो 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 2 माइनस 5 1 5, सो दिस इज -3 अगेन। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी, ठीक है, आई विल जस्ट डू इट डायरेक्टली क्योंकि मैंने आपको स्टेप समझा दिए कैसे करना है। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम हटा देंगे तो क्या आएगा, 3 1 3 -4, 3 minus 4 is -1. Then C22 मिडिल नंबर, C22 निकालने के लिए मिडिल रो मिडिल कॉलम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जाएगा 1 minus 5 4 is 20. So this is 1 minus 20 minus 19. अब देखो एक चीज हम भूल गए, क्या भूल गए, ये इवन था तो पॉजिटिव था, लेकिन ये ऑड था तो यहाँ हमें माइनस साइन लगाना था और ये +1 हो जाएगा। ये हर बार याद रखना, इसमें भूलने के मैक्सिमम चांस होते हैं, तो ये मिस्टेक पॉइंट है, इसको नोट करके रख लो। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 6 -4, 6 minus 4 is equal to 2. C32 ऑड है तो माइनस आएगा, ठीक है। C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 2 4 2 8, so 2 minus 8 is -6, -6 का माइनस +6, and C33 last row last column, 1 minus 3 2 6, so 1 minus 6 है ना, हाँ, is -5। तो ये आ गए हमारे कोफैक्टर्स, therefore कोफैक्टर ऑफ A is -1 8 -3 1 -19, did I miss, oh I missed C23 है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम मिस हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 1 minus 15, 1 minus 5 3 is 15, बट इसका नेगेटिव क्योंकि 2 3 है, ऑड है ना, सो दिस विल बी -14 एंड माइनस +14, हाँ तो ये आ गया 14, ये आ गया 2 6 -5, ऑल राइट। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो -1 8 -3 -1 8 -3, 1 -19 14, 1 -19 14, 2 6 -5 2 6 -5, तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकाला, एडजॉइंट ए आ गया, बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, ठीक है। तो देखो A11 क्या है 1, A12 है 3, A13 है 4, C11 क्या है -1, C12 क्या है 8, C13 क्या है -3, देख लो -1 8 -3, -1 8 -3, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट -1 plus 8 3 is 24 and -4 3 is 12. What do you get? So you get 24 minus 12 is 12, 12 minus 1 is 11. So adjoint of A is 11. अब निकालो A inverse क्या होगा, तो A inverse होगा adjoint of A divided by determinant of A. हाँ, तो adjoint of A आ गया हमारा -1 8 -3 1 -19 14 2 6 -5 डिवाइडेड बाय 11। तो डिवाइडेड बाय 11 को अभी बाहर ही जाए, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें सबसे पहले तो हमने A इनवर्स निकाल दिया है ना, अब हम निकालेंगे X इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B मैट्रिक्स।
ए इनवर्स क्या है 1/11 इंटू -1 1 2 -1 1 2 8 -19 8 -19 and 6 -3 14 and -5 multiplied by b. b क्या है 8 5 7 ये b है ना 8 5 7 चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं सो द प्रोडक्ट इज 1/11 इंटू रो 1 इंटू कॉलम 1 मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं रो 1 इंटू कॉलम 1 फिर अगला एलिमेंट होता है रो 2 इंटू कॉलम 2 उसके बाद रो 3 इंटू कॉलम 3 दिस इज x दिस इज y दिस इज z तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी रो 1 इंटू कॉलम 1 so -1 into 8 -8 1 into 5 5 2 into 7 14 then 8 8 are 64 -19 into 5 9 5 are 45 5 carry over 4 8 9 95 6 7 are 42 then we have -3 8 3 are 24 14 5 are 5 4 are 20 0 carry over 2 find the 5 6 7 70 and 7 5 are 35 all right ये आ गया अब इसका वैल्यू निकालिए तो दिस इज इक्वल टू 1/11 इंटू -8 + 5 + 14 कितना आएगा 11 64 -95 + 42 11 -24 + 70 -35 11 अब डिवाइड कर दो 11 से आ गया आपका आंसर 111 so this implies that x is equal to 1 चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट x is equal to y is equal to z is equal to 1 दिस इज योर आंसर बड़े बड़े शब्दों में डब्बे में डाल के लिख दीजिए कि आंसर आ चुका है ठीक है तो ये रहा आपका आंसर ऑल राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वंस अगेन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है ना और यहाँ पर जो है बेसिकली बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बट हाँ थोड़ा सा मतलब आइडेंटिटीज आपको ट्रिग्नोमेट्री की पता होनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉग के क्वेश्चन हमेशा आने वाले हैं ये तो मैं हर बार बोलती हूँ आपको ठीक है तो चलो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की साइन y इज x sin a plus y प्रूव दैट dy by dx इज दिस तो यानी बस सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है यानी जल्दी काम हो जाएगा तो चलो साइन पहले हम x को एक साइड ले आते हैं y को एक साइड ले आते हैं ठीक है तो x को इधर ले आएंगे साइन को इधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू साइन a plus y ओ नो उल्टा हो जाएगा ना अगर x को हम न्यूमरेटर में लाएंगे x को यहाँ रखते हैं साइन को उधर भेज देते हैं तो x विल बी इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस y है ना हाँ अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स तो व्हाट यू गेट d बाय dx मतलब x के टर्म्स में इधर डिफरेंशिएट कर दो और इधर हम y के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि अब तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है ना तो ये हो गया हमारा dx by dx is equal to we have here y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x so what do we get here sin y का डिफरेंशिएशन cos y dy अपॉन sin oh sorry क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर why we are doing it directly so a upon b is like what क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा आपका यहाँ पर है ना तो लेट्स अप्लाई क्वेश्चन रूल और y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं ऐसा करते हैं x में नहीं y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं so dx differentiated with respect to y और similarly this side also differentiated with respect to y by dy ठीक है so sin y का डिफरेंशिएशन हो गया cos y न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर sin a plus y ठीक है माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos ऑफ a प्लस y इंटू न्यूमरेटर sin y अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस y ओके नाउ दिस इज इक्वल टू cos y इंटू sin a प्लस y क्या होता है sin a प्लस b होता है sin a cos b plus cos a sin b so this is sin a cos y plus cos a sin y ठीक है माइनस cos ऑफ a प्लस b क्या होता है cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। सो दिस इज माइनस, नीचे लिख दू माइनस ब्रैकेट साइन, हाँ, कॉस ए साइन, कॉस ए कॉस वाई, कॉस ए कॉस बी होता है ना, कॉस ए कॉस वाई माइनस साइन ए साइन वाई इंटू साइन वाई, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये तो रहेगा ही, है ना। दिस implies that dx by dy is equal to, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, cos y into this is sin a cos square y plus cos a sin y cos y minus cos a sin y cos y, cos a sin y cos y and minus of minus plus sin a sin square y whole divided by sin square a plus y, ठीक है। अब देखो cos a sin y cos y, cos a sin y cos y कैंसिल हो गया, दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, सो dx upon dy is equal to sin a cos square y plus sin a sin square y upon sin square a plus y। ना देखो sin a कॉमन निकालो, सो dx upon dy is equal to sin a कॉमन निकाल लिया, sin square a plus cos square a upon sin square a plus y। Now what is sin square a plus cos square a? Sin square x plus cos square x is equal to 1. So therefore dx upon dy is equal to sin a into 1 upon sin square a plus y। अब देखो dx upon dy तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है dy by dx, तो इसका उल्टा कर दो, तो दिस implies that dy by dx will be डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, sin square a plus y upon sin a, hence proved, यही तो प्रूफ करना था हमें, hence proved, आ गया आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड, ऑलराइट। Okay, now moving on to our last question, very very important question, बहुत बार रिपीट हुआ है इसके जैसे और भी क्वेश्चंस, स्पेशली ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, 2011, 2014, 2018, 2020 में आ चुका है, तो इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर का। डेफिनेटली 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 ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, ठीक है। देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करते जाओ। सबसे पहले तो आपको दिया है देयर इज एन एक्स एक्सिस, देयर इज अ लाइन y इज इक्वल टू x, देयर इज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो इन तीनों के इंटरसेक्शन में जो कॉमन रीजन बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो आप खुद सोचो तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये सर्कल है, तो इन तीनों के बीच का एरिया हो गया ये शेडेड पोर्शन, दैट शेडेड पोर्शन is basically your region required। अब इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें कॉर्नर पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो सबसे पहले तो हम किसका निकालते हैं, हम लाइन का और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो लाइन और सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, y इज इक्वल टू x और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 32 का कॉमन, तो लेट अस पुट x इज इक्वल टू y इन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो क्योंकि x इज इक्वल टू y है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 32, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इज 32, सो x स्क्वायर विल बी 32 divided by 2 is equal to 16, so x will be square root of 16 is equal to 4। so when x is 4 y will also be 4, why, because x is equal to y है ना, तो यहां से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया 4,4, है ना, ये मैंने y की तरह लिख दिया, चलो इसको 4 की तरह लिखते हैं, 4,4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे सर्कल और x एक्सिस का, ठीक है। तो x एक्सिस क्या होता है, एट x axis y is equal to 0, so this implies that x square plus 0 will be 32, so x will be square root of 32,
यानी कि 16 इंटू 2 यानी 4√2। तो यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 4√2, 0, 4√2, 0 कॉर्नर पॉइंट मिल गए। तो दोनों कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें सिंपली इंटीग्रेशन करके एरिया एनक्लोज निकालना है। तो पहला एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? पहला एरिया होगा सो टोटल एरिया is equal to area enclosed between line x is equal to y x axis and segment, इसका नाम दे दो CD, है ना। पहला एरिया हो गया ये येलो वाला पोर्शन, प्लस एरिया बिटवीन CD सर्कल एंड अपना x एक्सिस, ठीक है। सो बेसिकली आवर एरिया इज, दोनों का एरिया 1 बाय 1 निकालते हैं। तो ये तो टोटल एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। नाउ लीव हियर एज इट इज। सबसे पहले हम निकालते हैं पार्ट 1 एरिया। सो पार्ट 1 एरिया क्या होगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? देखो x की वैल्यू 0 से 4 तक जा रही है। 4,4 था ना, याद है कि नहीं याद है? तो बेसिकली 0 से 4 तक y डॉट dx, y की वैल्यू क्या है? इट इज द लाइन इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y is equal to x. So this is 0 to 4 x dx which is 0 to 4 x square by 2. x square by 2 होता है ना जब आप x का इंटीग्रेशन करोगे। अब वैल्यू पुट कर दो। सो दिस इज 4 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16 बाय 2 यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया पार्ट 1 का एरिया। अब निकालते हैं हम पार्ट 2 एरिया। पार्ट 2 एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम वेयर टू वेयर, 4 से लेकर 4√2 तक, है ना। यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू, x की वैल्यू है 4, यहाँ पे x की वैल्यू है 4√2। सो 4 से लेकर 4√2 तक हमारा इक्वेशन क्या होगा? सर्कल का पोर्शन। तो सर्कल का पोर्शन क्या हुआ? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x. This is integration of 4 to 4√2. यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ, this is integration of 4 to 4√2 square root of 32 minus x square dx, है ना। Now this is what? This is of the form square root of a square minus x square. So a square minus x square का इंटीग्रेशन क्या होता है? This is equal to, अब यहाँ पे a स्क्वायर क्या है? बेसिकली आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम 4 to 4√2 वी हैव x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a यानी 4√2 प्लस c। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। व्हाट विल यू गेट? वंस अगेन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दोबारा लिख लिया ताकि आपके वैल्यूज पुट करने में आसान हो जाए। सो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 4√2, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे 4, है ना। तो 4√2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? 4√2 का स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2, 4√2 नहीं x बाई 2 यानी कि सॉरी हाँ x है हमारा 4√2, करेक्ट करेक्ट, 4√2 बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी 32 बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 4√2 अपॉन 4√2 माइनस, अब हम 4 पुट करेंगे। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज 4 बाय 2 इंटू 32 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 32 बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय 2, है ना। नहीं 4 बाय 2 नहीं, 4 बाय 4√2, a इज 4√2। ऑल राइट, दिस इज, अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो 32 माइनस 32 इज 0, सो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। नाउ 2 1 द 2, 2 16 ज 32, so we get 16 into 4√2, 4√2 cancel, sin inverse 1 minus
2 2s are 4, 2 into 4 4 is 16, square root of 16 is, चलो यहाँ लिख देती हूँ, square root of 16 plus 16 into 4 4 cancel, sin inverse 1 upon root 2, है ना? Okay, so this is 16 times of sin inverse 1 is pi by 2 minus 2 into root 16 is 4 plus 16 into sin inverse 1 by root 2 is pi by 4, तो pi by 4, तो 4 4 is 16, 2 8 is 16, we get 8 pi, oh I am so sorry, यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, जब ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस लगाना ना भूलें, 8 pi, okay, 8 pi minus 4 pi minus 4 2s are 8, so we get 4 pi minus 8, तो ये पार्ट 2 का एरिया आ गया, है ना, पार्ट 2 एरिया, ठीक है। अब हम टोटल एरिया के पास वापस चलते हैं, तो हमारा टोटल एरिया कितना था बच्चों, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर, सो आवर टोटल एरिया वाज एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पार्ट 1 8 स्क्वायर यूनिट, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पार्ट 2 4 pi minus 8 square units, so 8 minus 8 cancel, we get 4 pi square unit. This is our total area and total answer. All right guys, so I hope कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, एंड आज जितने क्वेश्चन ही मैंने प्रैक्टिस करवाई है उनको जरूर कर लीजिएगा, दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम. Okay, okay, all the best for your exams. Do like this video and share it with your friends if you enjoyed today. Bye bye.